मेरी बुआ का बेटा शहर में पढ़ने आया तो मैंने उसे अपने घर में रख लिया क्योंकि मैं अकेली रहती थी। पति बाहर शहर होते थे। पति से बात की तो वो भी मान गए। मेरी बुआ का बेटा मेरा बहुत ही ख्याल रखता था। एक रात उसने मुझे मेरी बुआ का बेटा मेरा बहुत ख्याल रखता था। बाजार से कुछ भी लाना होता तो वो ला देता था। फिर मैं एक दिन बीमार हो गई और फिर मेरी बुआ का बेटा कहता कि आप अब आराम कर लें। रात को वो मुझे दूध के साथ दवाई खिलाकर चला जाता। जब सुबह होती तो मुझे बहुत सुकून होता। एक दिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो। मेरी तो जान ही निकल गई और आसमान मेरे सर पर आकर गिर गया। मैं हैरानी से डॉक्टर की तरफ देख रही थी जो मुझ पर ऐसा झटका दे चुका था। मेरे सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि मुझ पर आसमान आकर गिर गया हो। ऐसा कैसे मुमकिन था? मैं मान ही नहीं सकती थी। मैंने डॉक्टर से कहा कि आपको जरूर कोई गलतफहमी है, मुझे सिर्फ पेट दर्द की शिकायत है। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और मेरे सामने मेरी रिपोर्ट रख दी। कहने लगी कि 3 साल से तो आप मुझसे इस चीज का इलाज करवा रही हैं। अब आपको ऊपर वाले ने खुशखबरी सुनाई है। अब आपको भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए। आपको जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। मैं अपनी रिपोर्ट देखकर बदहवास सी हो गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी में ऐसा भयानक मोड़ आ जाएगा। मैं तो सुनकर ही चकरा कर रह गई थी। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे। मेरे पति की नौकरी बाहर के मुल्क में ही लग गई थी। वो साल में बस कुछ महीनों के लिए ही घर पर आते थे। उस वक्त मेरी ख्वाहिश थी कि इसी दौरान मैं उम्मीद से हो जाऊं कि मेरा दिल बच्चों में लग जाए। लेकिन हर बार मुझे मायूसी का मुंह देखना पड़ता था। लेकिन अभी तो वो शहर में थे। मैंने डॉक्टर से कुछ ना कहा। मेरे दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। क्या सोचती? यश मेरा सगा भाई था, मेरी छोटी बुआ का बेटा था। मैं अपनी सोच में उलझती रही कि सामने से अपना घर का गेट देखकर मेरे तो कदम वहीं पर रुक गए थे। मैं बेयकीनी से यहाँ तक अपने बेजान वजूद को लाश की तरह घसीटते लेकर आई थी। मैं गम में इस तरह डूब गई थी कि मुझे सांस लेने में भी घुटन महसूस होने लगी थी। मैंने दरवाजे की बेल बजाई। यश ने ही दरवाजा खोला। मैं घर के अंदर आ गई। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा। मेरे घर के अंदर आते ही वो कहने लगा कि बुआ, आज आपने इतनी देर क्यों कर दी? मैंने पहले तो आपका खाने पर बहुत इंतजार किया, लेकिन फिर मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए तो मैं खाना खा चुका हूँ। आपके लिए खाना लगा दूं? वो मुझसे बातें करता था। मेरी सबसे छोटी बुआ का बेटा जो कि पढ़ने के लिए यहाँ गया था, अब पिछले कई महीनों से यहाँ मेरे पास रह रहा था। मेरे पति को भी इस बात पर कोई एतराज नहीं था। वो यश के बारे में सब कुछ जानते थे, बल्कि वो तो बहुत खुश थे। उन्हें मेरी फिक्र नहीं रहेगी। बुआ, आप कहाँ खो गई हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यश की बात सुनकर मैं चौंक सी गई। मैंने कहा कि कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है, सर में दर्द है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मैं यश से कहकर अपने कमरे में चली गई, अपनी रिपोर्ट दराज में रखी और अपने विचार लिए बेड पर बैठ गई। मेरे सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। यश मेरा सगा कजिन था, मेरी बुआ का बेटा। मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। जब मेरी बुआ की शादी हुई थी तो मैं 4 साल की थी। मेरी बुआ का ससुराल काफी दूर था और वो गांव था जहां दूर दूर तक कोई कॉलेज नहीं था। इसलिए मेरी बुआ ने कहा कि आप यश को अपने पास रख लो, वो यहाँ अच्छे से पढ़ लेगा। और यश मेरा भाई जैसा था तो मैं उस पर शक भी नहीं कर सकती थी। मैं अपना सर दोनों हाथों में लेकर बैठ गई। मुझे याद आने लगा कि पिछले कई दिनों से यश मुझे दूध के साथ दवा देता है, जिसे खाकर मैं गहरी नींद में सो जाती हूँ और सुबह जब मैं उठती हूँ तो बहुत ही खुश होती हूँ। तो क्या यश मुझे नींद की दवा देता है और मेरे सोने के बाद कुछ करता है? तब तक आंसू मेरी आंखों से गिरने लगे। मेरी आंखों में आंसू थे, जिसकी वजह से मेरे अंदर घुटन सी बढ़ती जा रही थी। क्या सगे रिश्ते इतने कमजोर हो चुके हैं कि अपनी हवस के आगे कुछ भी नजर नहीं आता? मैं उसकी बहन हूँ, यानी कि उसकी माँ की भतीजी, मतलब कि मैं उसकी बहन ही हुई। तो मेरा इससे खास रिश्ता है। ऐसे कैसे वो मेरे बारे में सोच सकता है? कैसे उसका दिल ऐसा करने के लिए मान सकता है? मैं बहुत रो रही थी, जिसका अंदाजा शायद कोई लगा ही नहीं सकता था। जो मैं सह रही थी, एक तरह से पागल हो चुकी थी। अब मुझे उसका बचपन याद आने लगा। जब बुआ के साथ वो मेरे मायके वाले घर आता था तो मेरी गोद में ही उसका सारा वक्त गुजरता था। अपनी तोतली जुबान से मेरा नाम लेता था। मैं अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी और वो बुआ की सबसे पहली औलाद था, इसलिए मायके में उसका सबसे ज्यादा वक्त मेरे साथ ही गुजरता था। जब मेरी शादी होने वाली थी तब वो नया नया कॉलेज में गया था। मुझे वो बहुत ही चिढ़ाया करता था। कहता था
कि आप इतनी खूबसूरत सी हैं और कहा आपके पति लंबे चौड़े जवान हैं और ऊपर से बड़े गुस्से वाले हैं, पर ये आपके साथ वो बिल्कुल सूट नहीं करेंगे। आपके लिए तो कोई मुझ जैसा स्मार्ट सा लड़का ही अच्छा लगेगा। हर वक्त वो मुझे मेरे पति के नाम से छेड़ता रहता था, हंसता रहता था, मजाक करता रहता था। मैं उसे बस घूरती रहती थी। मेरी और उसके दरमियान अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ही थी। जब वो यहाँ आया था तो मुझसे ज्यादा देर तक बातें करता रहता था, हंसता था, मजाक करता था। अब भी यही करता है। मुझसे कहता है कि परी, मुझे लगता है कि जीजू ने परदेश में किसी अंग्रेजन से शादी कर ली है, तभी तो वापस आने का नाम ही नहीं लेते। जब मैं उसे गुस्से से घूरती तो वो हंसने लगता था। उसे देखकर कभी मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वो मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत भी कर सकता है। मैं इन्हीं सोचों में डूबी थी, तभी यश मेरे कमरे का दरवाजा बजाकर अंदर आ गया। अब भी उसके हाथ में दूध का गिलास और दवाई थी। वो बड़े नॉर्मल अंदाज में मेरे सामने बैठ गया, लेकिन उसके बेड पर बैठते ही मैं डर के पीछे हट गई, जैसे ना जाने वो क्या कर देगा। और ये जाहिर सी बात थी, जो कुछ भी मैं डॉक्टर से सुनकर आ रही थी, मेरी जगह कोई भी होता तो इस वक्त ऐसे ही डर जाता। मैं अकेली उस वक्त यश के साथ उस घर में मौजूद थी। वो मुझे यूं डरा हुआ देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, क्या बात है, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? ये दूध पी लो और आराम कीजिए। यश ने मेरी तरफ गिलास बढ़ाया। मैंने उसके हाथ से लेकर वो गिलास साइड पर रख दिया। मैंने गुस्से में उससे कहा, जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। क्योंकि मैं जानती थी अब वो मेरे पास बैठकर अपनी पढ़ाई के किस्से सुनाएगा और जब तक मेरी आंखें नींद से चूर ना हो जाएगी वो उठकर बाहर नहीं जाएगा। मेरे सख्त लहजे से वो घबरा सा गया, कुछ हैरान भी था। कह रहा था, क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? शायद मेरे रूखे बर्ताव से वो परेशान हुआ था। मुझे उस पर और भी गुस्सा आने लगा। कैसे कैसे ड्रामे वो मेरे सामने रचा रहा था, जैसे वो बहुत ही मासूम हो और अनजान हो, बहुत नेक हो। पहले तो मेरा दिल चाहा कि जोर से थप्पड़ उसके मुंह पर मार दूं और फिर अपनी रिपोर्ट उसके सामने दे मारूं और कहूं, देखो तुम्हारी शराफत का सबूत, और उसको धक्के देकर बाहर निकाल दूं। लेकिन मैं चाहती थी कि उसे रंगे हाथों पकड़ूं, वरना वो मुकर जाता। फिर मैंने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझे तुम बिल्कुल भी जगाने के लिए मत आना, मैं सोना चाहती हूँ। मेरी उखड़ी बातों के सामने वो चुप था और उठकर कमरे से दरवाजे तक चला गया। आप आराम करो और वहाँ दूध रखा है, वो दूध जरूर पी लीजिएगा। खाना भी नहीं खाया हो आपने? मुझे दोबारा से वो दूध को पीने को कह रहा था और फिर कमरे से बाहर चला गया। मैं वही तो जानना चाहती थी कि मुझे दूध और दवाई खिलाकर ये कौन सा घिनौना खेल मेरे साथ खेलता है। मैंने वो दूध का गिलास लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया, जो बाहर गली की तरफ खुली हुई थी, और दवाई दराज में रख ली और फिर मैं लाइट बंद करके कमरे में सो गई। अब मुझे उस वक्त का इंतजार था जब यश मेरे कमरे में आता। 1 घंटा गुजर चुका था। उसका इंतजार करके मैं थक चुकी थी और मुझे नींद भी आने लगी थी, इसलिए सोचा कि खुद ही देखूं कि वो क्या कर रहा है। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर निकली तो सहन खाली था। सामने वाला कमरा यश का था। मैंने आहिस्ता से जब उसके कमरे का दरवाजा खोला तो मेरे होश उड़ गए। मैंने उसके कमरे का दरवाजा आहिस्ता से बंद कर दिया और दबे पाँव से अपने कमरे में आ गई। मुझे वो वक्त याद आया जब मुझे पहली बार मेरी बुआ का फोन आया था। कहने लगी कि यश बाहर पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन तुम जानती हो कि मैं इस हक में नहीं हूँ कि उसे हॉस्टल में रहने के लिए इजाजत दे दूँ। वहाँ किस किस्म के नौजवान होते हैं। मेरा यश सीधा साधा सा है, कहीं गलत लोगों में ना फंस जाए, सिगरेट और दूसरे नशे का आदी ना हो जाए। तुम तो जानती हो कि हमने कैसे उसकी देखभाल की है। मेरा बच्चा बहुत ही सीधा है, लेकिन जहाँ लड़के रहते हैं वहाँ 100 बदलाव होते हैं। इसलिए अगर तुम उसे अपने घर में रख लो तो मुझे तसल्ली रहेगी। उस वक्त मैं बड़ी रहमदिली दिखाते हुए हामी भर ली थी कि यश मेरा भाई ही नहीं, बेटा भी है। जाहिर है कि वो मेरे सगे भाई से भी बढ़कर था और भाई और बेटे में कोई फर्क नहीं होता है। मेरा सर दर्द से फटने लगा था। मेरा भाई इस वक्त अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था। मेरी तरफ उसकी पीठ थी, इसलिए वो इस बात का पता न लगा सका कि मैं उसे सिगरेट पीते देख रही थी। मेरी बुआ दिल की मरीज है। अगर वो सच जान जाती कि यश ने मेरे साथ क्या किया है, ये सुनते ही मर जाती। लेकिन मैं सोच सकती थी कि मैं यश को सुबह ही कह दूंगी, वो अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर ले। मैं उसे अपने घर पर नहीं रख सकती। मैंने अपने कमरे को लॉक किया और सो गई। सुबह मेरा दरवाजा बड़ी जोर से खटखटाया गया। मैं उठी और दरवाजे को खोला। जब मैंने दरवाजा खोला, सामने देखा, यश मुझे बहुत ही गुस्से से देख रहा था। दरवाजा क्यों लॉक किया था आपने? उसका मुझ पर गुस्सा जताकर पूछना मुझे हैरानी में डाल गया था। जो वो गुनाह मेरे साथ कर रहा था, शायद उसकी तलब पूरी ना होने की वजह से
वो यूं खड़कर मुझसे बात कर रहा था। मैंने कहा कि तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले। मेरी भी बुलंद आवाज़ को सुनकर वो हैरान हुआ। फिर नरम आवाज़ में बोला, रात को आपको तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे आपकी फिक्र थी। मैं कब से दरवाजे पर आवाज़ दे रहा था, लेकिन जब आपने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं परेशान हो गया कि कहीं आप बेहोश ना हो गई हो। इसलिए मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा तो दरवाज़ा लॉक था, इसलिए मैं परेशान हो गया था। अब आप प्लीज़ दरवाज़ा लॉक ना किया करें। मुझे उसकी झूठी फिक्रमंदी और दिखावे की परेशानी देखकर बहुत ही गुस्सा आया। मैंने कहा कि मेरी फिक्र करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत ही गुस्से के लहजे में कहा और अपने कमरे से बाहर निकल आई। अपने लिए नाश्ता बनाया और नाश्ता करके अपने पड़ोस में अपनी एक सहेली के घर चली गई। मेरे पड़ोस में भी एक मेरी उम्र की ही लड़की रहती थी। वो शादीशुदा बच्चों वाली थी। जब मैं भी मेरे पति मुल्क से बाहर जाते तो वो औरत बहुत ही ख्याल करती थी। मेरी उससे बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। वो बहुत अच्छी थी। उसके पति भी मुझे छोटी बहन जैसा समझते थे। जब भी बाजार से कुछ लेने जाते तो वो मुझसे ज़रूर पूछते कि बहन कुछ मंगवाना है तो बता देना, बिना किसी तकलीफ के बता दिया करो। मैं अक्सर ही उनसे सामान मंगवा लिया करती थी, लेकिन जब से यश आया था मैं हर काम उनसे ही कराती थी। इस वक्त तो मुझे अपनी पड़ोस वाली से ही काम था। मुझे अपना काम करवाना था। मेरे पति 3 महीने बाद आने वाले थे। मेरे पास इस बच्चे को खत्म करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि नीलम से कहूँ या ना कहूँ। न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, लेकिन मुझे किसी ना किसी औरत की जरूरत तो थी। मुझे ये कदम उठाना ही था, क्योंकि अगर बुआ को सच बताती तो वो सह ना पाती। अगर पति से सब कुछ कहती तो वो मुझे कभी अपनी बीवी ना मानता। मेरा घर बर्बाद होकर रह जाता। मैं ऐसी कशमकश का शिकार थी कि मैं ही जानती थी। मैंने नीलम से कहा कि मेरे पेट में बच्चा है, मुझे अबॉर्शन करवाना है, इसलिए तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। वो मेरी बात मान गई। मैं अपने डॉक्टर के पास नहीं गई थी जिससे कई सालों से इलाज करवा रही थी, बल्कि एक नई लेडी डॉक्टर के पास गई और उससे कहा कि वो मेरा एक काम आराम से कर दे तो मैं उसे ठीक ठाक पैसे दे दूंगी। वो लेडी डॉक्टर मान गई, लेकिन इस रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह कांप गई। मैंने रात को घर आते ही यश से कहा कि मैं तुम्हें अपने घर पर नहीं रख सकती, इसलिए 2-3 दिन में ही वो अपने रहने का जहाँ चाहे इंतजाम कर ले। मेरी बात सुनकर वो हैरान रह गया। आप ये क्या कह रही हैं? मैं क्यों आपको छोड़कर जाऊंगा? मेरा मसला नहीं है, मैं कहीं भी रह लूंगा, लेकिन आप अकेली कैसे रहेंगी? मुझे यश की मेरे लिए फिक्रमंदी भी दिख रही थी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे आने से पहले भी अकेली ही रह रही थी, जल्द से जल्द अपना इंतजाम कर लो। वो जवाब में कुछ नहीं बोला, लेकिन चेहरे से परेशान जरूर लग रहा था। मैं अपने कमरे में आकर सो गई। मैं कमरे को लॉक करके सोई थी। कुछ ही देर में मैं सो गई थी। फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। रात को जब मेरी आंख खुली तो मुझे लगा कि मेरे बराबर में कोई सो रहा है, लेकिन मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। इतना अंधेरा कि मैं इस इंसान को देख भी नहीं पा रही थी। बस ये नजर आ रहा था कि मेरे बराबर में कोई सो रहा है। मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे जल्दबाजी में कुछ भी न सूझा तो मैं चिल्लाने लगी, लेकिन अगले ही पल मेरे बराबर में लेटा वो इंसान उठकर बैठ गया। इससे पहले कि मैं बेड से उठकर जाती, उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा और अब तो मैं बदहवास सी हो गई थी। इससे पहले कि मैं अपने बचाव के लिए कोई तरीका सोचती, उस इंसान ने साइड टेबल पर रखा लैंप ऑन कर दिया। उस इंसान को देखकर तो मेरे अपने होश उड़ गए थे। मेरे सामने मेरे पति थे। वो कब आ गए थे पता ही न चला। बिना कुछ बताए वो अचानक से आ गए थे। वो मुस्कुराने लग गए और कहने लगे कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। जब मैं घर पहुंचा, यश ने दरवाजा खोला था और मालूम था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन जब मैं कमरे में आने लगा तो वो कमरा लॉक था। खिड़की के रास्ते से मुझे अंदर आना पड़ा। अजीब हो तुम भी। यहाँ कौन सा कोई गैर था जो तुम दरवाजा लॉक करके सोई थी? अपने पति की बात का मैं क्या जवाब देती? मैं तो बहुत ही उदास हो गई थी, इसलिए अपने पति के गले लगकर बहुत ही रोने लगी। तो वो मुझे यूं रोता देखकर समझे कि मैं उनके बिना उदास हो गई हूँ, इसलिए उन्हें अचानक सामने पाकर मैं रोने लग गई। लेकिन हकीकत तो मैं ही जानती थी कि मुझ पर क्या गुजर रही है। वो मुझे तसल्ली देने लगे। सुबह जब मैं उठी तो मेरे पति भी सो रहे थे। मैं बहुत ही परेशान थी। आज मुझे डॉक्टर के पास अबॉर्शन करवाने जाना था, लेकिन मेरे पति की मौजूदगी में ये मुमकिन नहीं था। अब मैं ये सोचकर परेशान थी कि मैं पति से क्या बहाना बनाऊंगी, कैसे बात छुपाऊंगी। मैं परेशानी से बाहर लॉन में बैठी थी, तभी यश किचन से निकला। वो अपने लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर रख रहा था और मुझे देखकर मुस्कुरा कर कहने लगा, दीदी कैसा लगा आपको जीजू का सरप्राइज? मैंने उसे नफरत से देखा और उससे कहा कि किस कदर ढीठ और ड्रामेबाज इंसान हो तुम। ऐसी मासूमियत से भरी अदाकारी कैसे कर लेते हो?
शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तरफ दीदी कहते हो और दूसरी तरफ। ये सब सहकर मैं थक चुकी थी, इसलिए बिना झिझक किए मुंह पर जो भी आया उसे कहना शुरू कर दिया। और वह ऐसा ढीठ था कि अभी भी मुझे हैरत से देख रहा था। कहने लगा कि दीदी, ये आप क्या कह रही हो? मुझे आपकी बात समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मैंने ऐसा भी क्या किया है जो आप इस तरह से मुझसे बात कर रही हैं? यश की बात पर मैंने उसे ताज्जुब से देखा और अपने कमरे में चली गई। मेरे पति भी सो रहे थे और मैंने दराज से अपनी रिपोर्ट निकाली और कमरे से बाहर आ गई। यश अब तक मेज के पास खड़ा था। मैंने वो रिपोर्ट उसके मुंह पर मारी, जो कि उसके चेहरे से टकराकर जमीन पर गिर गई, और कहा, इसको देखो और पढ़ो और अपना गंदा चेहरा लेकर मेरे पति के उठने से पहले दफा हो जाओ। मैंने गुस्से से दबी दबी आवाज में कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पति को इस बात का पता चले। उसने वो रिपोर्ट जमीन से उठाकर खोली। जैसे ही उसने वो रिपोर्ट पढ़ी तो उसके चेहरे की रंगत उड़ गई, चेहरे पर उदासी छा गई। उससे पहले कि वो मुझसे कुछ बोलता, मेरे पति भी वहां पर आ गए थे। पता नहीं कैसे, लेकिन वो सीधा यश के पास गए और उसके हाथ से वो रिपोर्ट लेकर पढ़ने लगे। उन्हें देखकर तो मेरी जान मेरे जिस्म से जुदा हो गई थी। मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मेरे पति तो मुझे तलाक दे देंगे। मैं बुरी तरह से चकरा कर गिर गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी, मुझे ड्रिप लगी हुई थी। मेरे पति बड़ी हैरानी से मुझे देख रहे थे। मेरी तो जान ही निकल गई थी। यश भी वहीं खड़ा था। मैं अपने पति को देखकर रोने लगी। मैंने कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है। यश मुझे नींद की दवाई देता था, मुझे कुछ पता नहीं है। भगवान के लिए मुझे डिवोर्स मत दीजिए। मैं आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ। मैं आपके बगैर नहीं जी पाऊंगी। मैं हाथ जोड़ते हुए अपने पति से माफी मांग रही थी। वो मेरे पास आए और मेरे जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों में लिया और कहने लगे कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे सारे टेस्ट दोबारा करवाए हैं। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। शायद किसी और की रिपोर्ट तुम्हारी रिपोर्ट से बदल दी गई थी। ना ही तुम गुनहगार हो, ना ही यश। यश ने ऐसा कुछ नहीं किया है। उसके चरित्र पर शक मत करो। बस ये गलत रिपोर्ट की अदला बदली है। ये सब गलत फहमी है। यश की तरफ जब मेरी नजर पड़ी तो वो रो रहा था, आंसू बहा रहा था। मुझे देखकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैंने अपनी बहन में और आप में कभी कोई फर्क नहीं देखा। मैंने तो कभी किसी गैर लड़की को नजर उठाकर नहीं देखा, तो आप मेरी बहन की जगह है। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें नशे की सिगरेट पीते हुए देखा था, तो वो कहने लगा कि मैं नशे की सिगरेट बिल्कुल नहीं पीता हूँ, लेकिन हाँ, कभी कभार सिगरेट जरूर अपने कमरे में बंद करके पी लेता हूँ। मैं आपका ख्याल इसलिए रखता था कि मैंने अपना बचपन आपको गोद में गुजारा है, इसलिए जैसे मैं अपनी माँ के लिए खाना पीना और दवा का ख्याल रखता था, आपका भी रखने लगा था। मुझे पता होता कि आपको मेरी वजह से तकलीफ होती है तो मैं कभी यहाँ आता ही नहीं। वो रोकर ये बातें कर रहा था। एक गलत रिपोर्ट ने मुझे शर्मिंदा करके रख दिया था कि क्या क्या मैं अपने भाई के खिलाफ सोच रही थी। ये नहीं सोचा, मेरे दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि अक्सर रिपोर्ट भी गलत निकल जाती है। मैं सोच रही थी कि काश एक बार अपनी रिपोर्ट दोबारा से टेस्ट करवा लेती तो ऐसा ना होता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।